Hi, good morning, everyone. Beta, today we are going to start with econometrics. I'm going to, my aim is कि हम ये पूरा econometrics एक से दो सेशन के अंदर completely खत्म करने की कोशिश करें. शुरुआत करेंगे हम by understanding what is econometrics, right? So try to understand beta econometrics. Econometrics. Beta, econo means economic. And matrix means measurement. तो इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इकोनोमेट्रिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल. जब भी हमें कुछ भी इकोनॉमिकली मेजर करना है या अंडरस्टैंड करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जानना है कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, what is the relationship between cost and revenue, if I want to know that, then I am talking about econometrics, right beta? So econometrics basically is the economic measurement of economic variable. Econometrics में तीन मेजर इश्यूज की हम बात करते हैं. देयर आर थ्री मेजर इश्यूज, नॉट इश्यूज, यूजर्स बोलेंगे. थ्री मेजर इश्यूज ऑफ यूजर्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. बेटा पहला हो जाता है डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक रियलिटी, जिसमें हम ये बताएं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसका रियल सेंस क्या है, कि अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ रही है तो क्यों आ रही है. वी नीड टू गो अहेड एंड डिस्क्राइब दैट रियलिटी. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक रियलिटी डिफाइन कर दी दैट देयर इज an inverse relationship between quantity demanded and price. ये मैंने एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया बेटा. मैंने एक इकोनॉमिक रियलिटी बता दी है, और वो इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? वो इकोनॉमिक रियलिटी ये बोल रहा है कि जब जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. राइट. नाउ बेटा प्रोडक्शन थ्योरी पे एंड टेक्नोलॉजी पे वी हैव अ लॉट ऑफ videos available on our channel. I will ask the team to put a link of that video. ठीक है, वो आपको वहां से उस कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो मिल जाएगी. Okay. Now the second thing that we need to understand, that is testing hypothesis about economic theory and policy. इसका क्या मतलब है बच्चे? टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये है कि अच्छा ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, बट क्या मेरा डेटा उस चीज को क्लियर करता है? डू आई हैव अ डेटा टू सपोर्ट दिस थ्योरी? क्या मैं इस थ्योरी को सपोर्ट कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं? एम आई एबल टू सपोर्ट द थ्योरी और नॉट? और उसको सपोर्ट करने के लिए बेटा वी विल डू समथिंग विच इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इसके बारे में भी हम बात करेंगे आराम से कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, वो कैसे की जाती है और वो क्यों जरूरी है. वी विल गो अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है. द थर्ड थिंग बेटा, दैट इज फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इसी रिलेशनशिप को हमने एक न्यूमेरिकली डिफाइन भी कर दिया. तो हमने बता दिया कि देखो जी, जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो है 100 माइनस 0.9 प्राइस. तो फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा 100 माइनस 0.9 इंटू 10, माने 100 माइनस 9, दैट मीन्स 81, सॉरी 91, है ना। तो वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप बेटा, ये रिलेशनशिप जैसे तैसे हमने निकाल लिया। नाउ हाउ वी विल फाइंड दैट रिलेशनशिप, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू इन अ while how to find that relationship, बट अभी के लिए लेट अस गो ahead and assume कि ये रिलेशनशिप मैंने निकाल लिया। और ये रिलेशनशिप जो मैंने निकाला है, इसके लिए मुझे कोई डेटा चाहिए था। तो वो डेटा जो था हमारे पास, वो 2010 से लेके 2020 तक का डेटा था। बेस्ड ऑन दैट डेटा, उस डेटा के बेसिस पे मैंने ये एक रिलेशनशिप निकाल लिया है। आई हैव फाउंड आउट दिस रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको फ्यूचर के प्राइसेस बता दूं एज अ फर्म, मैं आपको बताती हूँ कि देखो जी, 2025 में ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो प्राइस रखूंगी वो 20 रुपीज रखूंगी। तो विल यू बी एबल टू गो अहेड एंड टेल मी द क्वांटिटी, राइट? क्या आप वो क्वांटिटी प्रिडिक्ट कर पाओगे? यस। आप इस रिलेशनशिप में उस प्राइस को डाल दोगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड बेटा हो जाएगी 100 माइनस 0.9 इंटू 20, ये हो जाएगा 100 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 80। तो जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन, तो ये रिलेशनशिप हमारा एक डेटा के बेसिस पे आ जाता है। कैसे आता है, आई विल टेल यू दैट, बट वंस दिस रिलेशनशिप हैज बीन प्रिडिक्टेड, एक बार ये रिलेशनशिप हमने निकाल लिया, वंस आई हैव फाउंड आउट दिस रिलेशनशिप, माय एम इज टू गो अहेड एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। मेरा एम है कि मैं फ्यूचर का कोई प्राइस यहां पे डालूं एंड आई शुड बी एबल टू गेट अ फ्यूचर क्वांटिटी। मैं एक फ्यूचर क्वांटिटी निकालूंगी, देन दिस इज कॉल्ड एज फोरकास्टिंग बेटा। तो देर आर थ्री मेन यूज ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के तीन मेन यूजेस हो गए। द फर्स्ट वन इज टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रियलिटी, दैट मीन्स हम एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। The second one is to go ahead and to test hypothesis about it, चेक करना कि क्या सही में वो जो वेलकम बेटा, वो जो हमारी स्टेटमेंट है, डज दैट होल्ड ट्रू और नॉट, क्या वो सही में एकदम ठीक स्टेटमेंट है या नहीं है, टू चेक दैट आउट। एंड द थर्ड वन इज फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर को जानना। दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन अंडरस्टैंड इकोनोमेट्रिक्स। समझ में आई बात ये? नाउ बेटा, वी नीड टू गो अहेड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन मॉडल्स को हम कैसे डेवलप करते हैं। बट उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस। लेट अस टॉक अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस। बेटा, रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो क्या कर रही है, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है बिटवीन व्हाट बेटा, बिटवीन टू काइंड ऑफ वेरिएबल। एक को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दूसरे को हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा। एक मैं हमेशा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, आई काइंड ऑफ लाइक दिस एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो हैप्पीनेस है, हाँ, वो डिपेंड करती है आपकी पॉकेट मनी पर, वो डिपेंड करती है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड,
वो डिपेंड करती है आपके फ्यूचर एडमिशन पे कि क्या आपका अच्छा एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या क्या आपका नेट क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जो भी। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं जिन पे आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, दीज वेरिएबल्स बेटा, दीज आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारी जो हैप्पीनेस है, राइट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है, इट इज दैट वेरिएबल जो दूसरों पर डिपेंड करता है, जो दूसरों के ऊपर, विच इज अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स, कि दूसरे वेरिएबल जब चेंज होंगे, जैसे अगर मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज होगी तो मेरी हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड इंक्रीज होंगे तो मेरी हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर मेरा फ्यूचर एडमिशन का स्कोप इंक्रीज होगा तो मेरी हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज वेरिएबल्स, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को समझा पा रहे हैं, दे आर नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। And the dependent variable is called as the explained variable, वो explain हो रहा है, वो explain, it is getting explained by the independent variable। independent variables की वजह से उसमें explanation आ पा रही है, so it is called as the explained variable। when we go ahead and we study this relationship, जब हम ये dependent variable और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, समझते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दैट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उस रिलेशनशिप के पढ़ने को, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस, उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, राइट। अब important, try to understand कि the cause and effect relation is different from, just give me 1 minute, the cause and effect relationship is different from regression analysis। ठीक है, रिग्रेशन हम किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं, इट मे और मे नॉट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस। मतलब अगर मैंने आपको ऐसी एक एक्स नंबर, एक एक्स दे दिया, एक्स को हम हमेशा बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वाई दे दिया, वाई को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स की मैंने आपको कोई 10 वैल्यूज दे दी, 4 5 7 9 10 12 ऐसा करके, वाई की मैंने आपको कुछ वैल्यूज दे दी, 7 21 35 42 59 ऐसे करके कुछ वैल्यूज दे दी। अभी आपको पता भी नहीं है कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, बस मैंने आपको ये बोल दिया कि y डिपेंड्स ऑन x, y x पर डिपेंडेंट है, या मैंने आपको सिंपल बोल दिया दैट रिग्रेस y ऑन x। वी डोंट नो व्हाट y इज एंड व्हाट x इज, ये नहीं बताया गया कि y क्या है और x क्या है। स्टिल यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड गेट सम रिजल्ट्स, आपको कुछ रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे। सपोज ऐसा कोई रिजल्ट मिल गया कि देखो y जो है ना वो 2 टाइम्स x प्लस 70 है, या 2 टाइम्स x प्लस 22 है, ऐसा कोई एक रिलेशनशिप आप निकाल के मुझे दे दोगे। आपको ये पता भी नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, स्टिल यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड गिव मी सम रिलेशनशिप, आप ऐसा कोई एक रिलेशनशिप डेवलप करके मुझे दिखा दोगे, राइट। then we go ahead and say that regression is
without understanding that is there any cause and effect relationship. हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या कोई इफेक्ट है, कोई कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। माने जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये हो जाता है दैट समथिंग इज कॉजिंग द अदर। ठीक है, जैसे एक एक थ्योरी है जो जेविन्स ने दी थी इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे सनस्पॉट्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। सनस्पॉट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। तो हियर सनस्पॉट इज द कॉज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द इफेक्ट, राइट। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है। जैसे फिलिप्स ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे इन्फ्लेशन गिर जाएगी। तो दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है। बट हियर इन केस ऑफ रिग्रेशन we may or may not have a cause and effect relationship. Even if कोई causal effect relationship नहीं है, ये सिर्फ एक statistical technique है। माने in this case you are just given a data जिस पे आपने एक फॉर्मूला लगाया, I will teach you that formula, और वो लगा के आपको ये लाइन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। So there is only statistical technique per se, सिर्फ एक टेक्निक है। आप वो टेक्निक अप्लाई करते हो, आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, और वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाती है, राइट। अ कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मे और मे नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो बात को? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल इज द सिंपलेस्ट रिग्रेशन मॉडल। सबसे आसान रिग्रेशन मॉडल है रन करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट किया y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। बेटा इसको हमें थोड़ा सा समझना है, और समझने के लिए एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से मेरे समझोगे। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेटा इफ आई पुट एक्स एज 0, अगर मैंने यहां पे 0 प्लग इन किया तो आई विल गेट y एज बीटा नॉट। दिस बीटा नॉट, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट term. What is this called? This is called as the intercept term. बेटा I will try. I'm sure कि एक short में तो we will not be able to do the entire syllabus. It may take 2-3 classes. We will try to finish it. Huh? Okay. So now just try to see. When I put x as 0, जब हमने x को 0 किया, I am getting y as beta naught. Right? This beta naught, this is called as intercept term. Second, beta, if I ask you to find the slope of this line, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। किसी भी लाइन की अगर हमें स्लोप को डिटरमाइन करना होता है तो द इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है, एनी लाइन, इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m x प्लस c। ठीक है, यहां पर ये जो m होता है दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ लाइन, एंड ये जो c होता है इसको हम बोल देते हैं इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखती हूं y इज इक्वल टू 7x प्लस 30, ठीक है, तो व्हेन माय x इज 0 बेटा, अगर मैंने यहां पे 0 रखा तो y विल बी 30, राइट।
If I will keep x as 1 beta, तो y will be 7 into 1 plus 30. If I will keep x as 2 beta, तो y will be 7 into 2 plus 30. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर बारी y कितने से इंक्रीज हो रहा है. 37 minus 30 means 7 से. 44 minus 37 means 7. So every time when I will change x by 1 unit, जब मैं x को 1 unit से increase कर रही हूं, y is increasing by 7 units. Y is increasing by 7 units. So this 7, this is called as the slope of the line or the slope coefficient. What is this telling बेटा? ये क्या बता रहा है? This is going ahead and telling how y changes when x changes. जब y change होगा तो x कितने से change होगा? By how much will x change? When y will change, that is your slope coefficient. उसको हमने slope coefficient बोला. ठीक है. So क्योंकि this slope coefficient बेटा, this is change in y upon change in x, तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो. ये हमारी इक्वेशन थी. तो जब हमने x को 0 प्लग इन किया था, वी वर गेटिंग y एज बीटा नॉट. ये हमने x लिया है. दिस इज अवर y. व्हेन x इज 0, तो y इज बीटा नॉट. एंड फिर ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है. ठीक है. कैसे पता मुझे ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है? बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि मेरा जो बीटा 1 है दैट इज पॉजिटिव. द स्लोप इज पॉजिटिव. इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. और उसके बाद हमने इसका स्लोप कैसे डिटरमाइन किया बेटा? स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. और ये स्लोप क्या हो गया? इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. Which means कि suppose I take this point as point A, and point A पे हम यहां पर बोल देते हैं that this is the amount of x1, y1. ये point B हो गया बेटा. At point B ये है x2, ये है y2. So we are saying that this slope, ये जो हमारा slope है, this slope can be determined as change in y. That means y2 minus y1 upon change in x. That means x2 minus x1. So ये जो हमने slope निकाला है, the slope that I have, it represents the change in y due to the change in x. Due to the change in x. अब यहां पर हमें एक और बात करनी होगी जिससे हम बोल देंगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. कंडीशनल एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटा. फॉर एग्जाम्पल, let us talk about the relation between income and marks obtained. तो एक रिसर्च की गई यूएस में जिसमें ये देखा गया कि जैसे जैसे पेरेंट्स की इनकम बढ़ रही थी, as the income of parents was increasing, then parents could afford good tuitions, good schools. और जैसे जैसे वो अच्छी ट्यूशन और अच्छे स्कूल अफोर्ड कर पा रहे थे, वैसे वैसे इट वाज सीन दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट वर आल्सो इंक्रीजिंग. जो बच्चों के नंबर थे वो भी बढ़ रहे थे.
तो हमने क्या किया, हमने क्लब करना स्टार्ट कर दिया। क्लब माने वी स्टार्टेड गोइंग अहेड एंड वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ सेम इनकम टुगेदर। जिन लोगों की इनकम सेम थी, हम उन लोगों को एक साथ लेके आना शुरू हो गए। सो वी सेड कि ठीक है, सपोज ये वो सारी फैमिलीज हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 80 है। दीज आर ऑल दो स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम फैमिली हुज इनकम इज 80। हमने जाना कि उनके मार्क्स कितने हैं आउट ऑफ 100, और हमने वो मार्क्स को प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ठीक है, इनके मार्क्स 70, 72, 75, 78, 79 है। फिर हमने इनकम ग्रुप चेंज किया। हमने बोला कि ठीक है, वो सारी फैमिलीज आओ जिनकी इनकम 100 है, $100। फिर से भी आस्क द सेम क्वेश्चन कि अच्छा अच्छा, अब बच्चों के नंबर कितने हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम तो 100 है। सो वी फाउंड आउट 75, 77, 77, 82, 83, ये उन बच्चों के मार्क्स थे। ऐसे ही कंटिन्यूड द प्रोसेस। हमने बोला कि अब बताओ वो सारे लोग जिनकी फैमिली इनकम 120 है, उनकी, है ना। एंड देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग द एवरेज। बट जब हमने वो एवरेज निकाला, व्हेन वी फाउंड आउट दैट एवरेज, हमने विद इन दैट फैमिली इनकम ग्रुप निकाला। माने मैंने निकाला कि इन बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने। बट एक कॉमनैलिटी है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉमन बिटवीन these स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज द कॉमनैलिटी? बेटा क्या कॉमन इन बच्चों में? दैट दे हैव द सेम इनकम ग्रुप। वो सब पेरेंट्स की इनकम बराबर की है, दैट इज 80। तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि हमें बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मींस एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन कि इनकी जो इनकम लेवल है वो 80 की है। सिर्फ इन बच्चों के एवरेज मार्क्स लो जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कैसे एक्सपेक्टेड निकालेंगे? 70 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 79। तो हाउ डू यू फाइंड एवरेज? आप सबको सम करते हो, यू एड एवरीथिंग टुगेदर, डिवाइड बाय 5, है ना। यहाँ पे यू विल गेट सम नंबर बेटा। लेट मी जस्ट take out my calculator. So I have got 70 plus 72 plus 75 plus 78 plus 79 divided by 5. बेटा this will come out as 74.8. ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट ग्रुप लिया और हमने फिर से उनका एवरेज निकाला। तो वी फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गिवन दैट द इनकम लेवल इज 100। फिर आप ये 5 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोल देते हैं इसको? कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों बोलते हैं इसको कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू? it is called as conditional mean or conditional expected value because background में we go ahead and we keep a condition. हम एक condition place कर रहे हैं। and what is the condition that I am placing? The condition placed is on the income level. मैं income को constant रख के चलते हुए उस इनकम के लेवल के अंदर के जो अलग अलग बच्चों के मार्क्स हैं, आई एम फाइंडिंग द एवरेज। नाउ let us try to plot it. So यहां पे बेटा मार्क्स, सॉरी इनकम, हियर बेटा मार्क्स। इनकम है 80 और जिन बच्चों की फैमिलीज की इनकम 80 है उनके मार्क्स हैं 70, 72, 75, 78, 79। तो 70, 72, 75, 78, 79, ये मैंने मार्क्स प्लॉट कर लिए। ये 72 है, ये 74, ऐसे करके आई हैव प्लॉटेड इट। फिर मैंने देखा ओके, अब हमारी नेक्स्ट इनकम लेवल है 100।
और इन बच्चों के मार्क्स कितने बेटा 75, 77, 77, 82, 83, 75, 77, 77, 82, 83. Now what we do, we will find the average. तो जिन भी बच्चों की इनकम 80 थी, ये उनके मार्क्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, और इन मार्क्स का व्हाट इज द एवरेज बेटा? द एवरेज इज कमिंग आउट एज 74.8. तो ये मैंने उनके एवरेज मार्क्स को यहां पर प्लॉट कर दिया है. ऐसे ही जिन बच्चों की फैमिली इनकम 100 थी, उनके ये सारे मार्क्स थे. अगेन यू कैन फाइंड द एवरेज. इनका आप एवरेज निकालोगे 75 प्लस 77 प्लस 77 प्लस 82 प्लस 83 डिवाइड बाय 5. यहां एक नंबर आएगा. यू विल गो अहेड एंड प्लॉट दैट हियर. When you will be joining all these points together, जब आप इन points को एक साथ join करोगे, what you will get, जो आपको मिलेगा, उसको हम बोल देंगे regression line. तो a regression line basically is plotting all these points together. जो भी हमारे average हैं, जो भी हमारी कंडीशनल वैल्यूज हैं, व्हेन वी जॉइन देम टुगेदर, जब हम उनको एक साथ जॉइन करते हैं, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेशन लाइन. एंड दिस रिग्रेशन लाइन, ये क्योंकि एक लीनियर लाइन है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन लाइन. अभी हम बात करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर, वी विल टॉक अबाउट इट. बट अभी के लिए ये समझो कि इसको हमने एक रिग्रेशन लाइन बोला. सो जो हमारी रिग्रेशन लाइन है बेटा, बेसिकली दिस रिग्रेशन लाइन, इट इज गोइंग अहेड एंड इट इज पासिंग थ्रू ऑल द कंडीशनल मीन. तो कंडीशनल मीन को क्या लिखेंगे कि हमने सारी वाई वैल्यूज, वाई वैल्यू यहां पे क्या थी, सारे मार्क्स, हमने सारी वाई वैल्यूज का मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, बट इट इज कंडीशनल ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स. माने जब भी हम ये एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, उस टाइम पे हम पहले एक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू 80 तो मीन कितना आया, मीन मार्क्स कितने. जब एक्स की वैल्यू 100 तो मीन मार्क्स कितने. जब एक्स की वैल्यू 120 तो मीन मार्क्स कितने. और उससे हम एक लाइन पास कर रहे हैं. और लाइन का क्या फॉर्म होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लाइन? लाइन का फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. देयर इज एन इंटरसेप्ट टर्म एंड देयर इज अ स्लोप टर्म. और इकोनोमेट्रिक्स में इंटरसेप्ट टर्म को बीटा नॉट और स्लोप टर्म को बीटा 1 लिखा जाता है. Beta naught and beta 1. So therefore, we can go ahead and we can write this as beta naught plus beta 1 x. Beta naught plus beta 1 x. समझे बात को? Is this making sense? So this is what I am doing in this case. This becomes my regression line. Right? Now, try to understand something which is known as stochastic error term. क्या होता है stochastic error term? बेटा what is stochastic error term? देखो एक एग्जाम्पल लो बेटा. ये हमारे एवरेज मार्क्स थे इस ग्रुप के. जो हमने एवरेज मार्क्स निकाले थे, दैट वाज कमिंग आउट एज 74.8. तो द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस ग्रुप इज 74.8. बट जो एक्चुअल मार्क्स हैं बच्चों के, वो तो अलग अलग हैं इस ग्रुप के अंदर. एक बच्चा है जिसके एक्चुअल मार्क्स सिर्फ 70 हैं. देयर इज अनदर स्टूडेंट हुज एक्चुअल मार्क्स इज 72. देयर इज अनदर स्टूडेंट हुज एक्चुअल मार्क्स इज 75. और एक बच्चा है जिसके एक्चुअल मार्क्स 78 हैं. देयर इज अनदर स्टूडेंट हुज एक्चुअल मार्क्स इज 79. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मार्क्स, जो बच्चों के एक्चुअल मार्क्स हैं, और जिस पॉइंट से लाइन गुजर रही है, द मार्क्स दैट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. लाइन पास कर रही है इस पॉइंट के थ्रू, लाइन पास कर रही है एवरेज मार्क्स के थ्रू.
है ना, और एक्चुअल मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्क्स एंड द एक्सपेक्टेड मार्क्स. माने द मार्क्स थ्रू विच लाइन इज पासिंग, जो लाइन जिसके थ्रू पास कर रही है, दिस गैप बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, ये जो हमारा गैप है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच का, दिस गैप बेटा, दिस इज नोन एज द एरर. इसको क्या बोल देते हैं हम? एरर. समझ रहे हो? सो वी गो अहेड एंड वी रिप्रेजेंट एरर टर्म बाय यूआई या ऐसे. ये दोनों ही टर्म्स एरर को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्क्स, जो एक बच्चे के एक्चुअल मार्क्स हैं, वाई आई रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मार्क्स, एंड जो एवरेज मार्क्स हैं, ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, इनके बीच के डिफरेंस को हम एरर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एरर टर्म. ठीक है. नाउ व्हाट आई कैन डू ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इफ आई जस्ट गेट दिस हियर, तो हमारे पास आ जाएगा कि वाई आई इज इक्वल टू ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई प्लस यू आई. तो ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि देखो, किसी को भी अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो वो एक्चुअल वैल्यू जो भी एवरेज वैल्यू होगी, उसमें एक एरर कंपोनेंट ऐड करके आ जाएगी. एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट अस ट्राई टू सी दिस एग्जांपल बेटा. जैसे इस बच्चे की बात करो, इसके एक्चुअल मार्क्स 79 है और एवरेज मार्क्स जो है वो 74.8 है. तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या डिफरेंस आ रहा है? 4.2 का डिफरेंस जो आ रहा है वो एरर है ना. तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस बच्चे के एक्चुअल मार्क्स ये एवरेज मार्क्स प्लस 4.2 हो गया. तो दिस इज माय एरर टर्म. ऐसे ही बेटा लेट अस ट्राई टू सी दिस वन. इस वैल्यू को देखो. इस बच्चे के एक्चुअल मार्क्स 70 हैं और जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो 74.8 हैं. एवरेज मार्क्स 74.8 हैं. तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए वी कैन से ना कि उसके जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो एक्सपेक्टेड मार्क्स -4.8 हो गया. तो इन दिस केस द एरर टर्म इज नेगेटिव बेटा. फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो एरर टर्म है वो नेगेटिव है और जो लास्ट स्टूडेंट है उसके लिए एरर टर्म पॉजिटिव है. राइट. तो दिस एरर टर्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जो इस एरर टर्म की बात कर रहे हैं, दिस एरर टर्म इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. दिस वाज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा. राइट. एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. राइट. It can be more or less than the actual value. समझ रहे हो? So this becomes my error term. इसको हमने error term बोल दिया. Right? Okay बेटा. तो now try to understand that this part, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोल देते हैं deterministic component. ठीक है. और ये जो हमारा पार्ट है, जो एरर है, जो हर एक के लिए बदलता जा रहा है, इस स्टूडेंट के लिए अलग है, इस स्टूडेंट के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ये वाला तो सबके लिए कॉमन है 74.8. बट जो एरर कंपोनेंट है वो इस स्टूडेंट के लिए 4.2 था और इसके लिए -4.8. तो दिस कंपोनेंट विच कीप्स चेंजिंग, इसको बोल देते हैं बेटा रैंडम और स्टोकेस्टिक कंपोनेंट. It is called as random or stochastic component. So we can go ahead and say that yi has
दो कंपोनेंट है yi के, एक है फिक्स्ड, एक है रैंडम। फिक्स्ड को डिटरमिनिस्टिक बोल देते हैं, random is called as stochastic. This is also called as non-stochastic. इसको हम नॉन डिटरमिनिस्टिक भी बोलते हैं, राइट? तो ये जो हमारा डिटरमिनिस्टिक कंपोनेंट है या नॉन स्टोकास्टिक कंपोनेंट है, दिस इज दिस पार्ट e ऑफ y गिवन xi, और ये है हमारा एरर कंपोनेंट। बेटा अनदर वे in which this can be written is by opening e of y given xi. हम e of y given xi को open up कर सकते हैं, so I will get yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi. यही तो था e of y given xi. See, beta naught plus beta 1x, beta naught plus beta 1x plus ui. तो दिस इज वन वे इन विच रिग्रेशन लाइंस कैन बी रिटन। ऐसे हम रिग्रेशन मॉडल्स को लिखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एरर टर्म। एरर टर्म क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस एरर कमिंग? बेटा एरर इसलिए कमिट होता है बिकॉज देयर इज अ चांस दैट वी कैन गो अहेड and we can omit some variable. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं yi है हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी, राइट, एंड xi है रेनफॉल, तो हमने ये तो बता दिया कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बट व्हाट अबाउट द एरर टर्म? व्हाट अबाउट फैक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड? ये पेस्टिसाइड पे भी तो डिपेंड करेगी। व्हाट अबाउट ट्रैक्टर्स, क्या हमारे पास अच्छी मशीन है या नहीं है? व्हाट अबाउट इरिगेशन फैसिलिटी? तो क्योंकि वी हैव नॉट टेकन दीज फैक्टर्स, हमने इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया, पर ये फैक्टर्स भी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, ये सारे फैक्टर एरर टर्म का पार्ट बन जाते हैं, राइट? सो देयरफॉर एरर टर्म इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स omitted from the model. जो भी फैक्टर्स हमने मॉडल से ओमिट किए होंगे दे विल बिकम पार्ट ऑफ द एरर टर्म, वो एरर में चले जाएंगे, ठीक है जी। सेकंड बेटा मेजरमेंट एरर। अब सपोज मैं ये जो डेटा कलेक्ट कर रही हूं, ये डेटा सर्वेस के थ्रू कलेक्ट हो रहा है। सपोज मैंने आपको बोला बेटा कि y रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सेम मार्क्स को, स्टूडेंट्स मार्क्स को, और x बता रहा है इनकम को। बेटा व्हाट इफ कुछ लोगों ने अपनी इनकम को इनकरेक्टली बताया हो? व्हाट इफ some people, some students have told their marks incorrectly? What if हम मार्क्स सपोज मार्क्स हम लोग सीजीपीए में कैलकुलेट कर रहे थे, बट कुछ स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स एसजीपीए में दे दिए। व्हाट इफ दे हैव चेंज्ड देयर मार्क्स का यूनिट, हमें सीजीपीए में चाहिए थे, स्टूडेंट्स हैव गिवन देयर मार्क्स इन एसजीपीए। सो व्हेन दीज थिंग्स हैपन, जब किसी भी तरीके का मेजरमेंट एरर आ जाता है, देन उस एरर की वजह से हमारा दिस एरर कंपोनेंट इंक्रीजेस। The third thing is incorrect functional form. What does incorrect functional form say बेटा? Suppose हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y वो क्वाड्रेटिक है। इट इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 x स्क्वायर प्लस ui।
ये रिलेशनशिप होना चाहिए। बट द रिलेशनशिप दैट आई हैव रिटन वो ये है, मैंने ये लिख दिया, तो आई हैव मेड अ मिस्टेक। ये रिलेशनशिप लिखना था एंड आई हैव यूज्ड दिस फॉर्म, तो इन दिस केस आपका एरर टर्म विल इंक्रीज, राइट? देयर विल बी एरर दैट यू विल बी कमिटिंग, एंड एट लास्ट प्योरली रैंडम एरर। बेटा रिग्रेशन मॉडल हम जिन वेरिएबल्स पे रन करते हैं दे आर बिहेवियरल इन नेचर, उसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। तो ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर कभी कभी एकदम रैंडमनेस इंक्लूड हो जाती है। वी कैन नेवर प्रिडिक्ट 100% करेक्टली। माने अगर मैं आपको आज ये भी बोलूं, आप एक एग्जाम देकर आए हो 75 मार्क्स का, एंड ऑल ऑफ यू विल डू दिस, जैसे ही घर आते होगे व्हाट विल यू डू फर्स्ट थिंग बेटा, कि अच्छा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओके मैम विल गिव मी 4, ये 10 मार्क्स का था, ओके मैम विल गिव मी 9, ये 20 मार्क्स का था, ओके मैम विल गिव मी 18.5। ऐसे सब करते हैं घर आके, एवरीबडी डज दिस, कि इतने नंबर का क्वेश्चन था, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। सो यू हैव प्रिडिक्टेड योर मार्क्स, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ओके आई विल गेट 65 आउट ऑफ 75, ये आपका प्रिडिक्शन हो गया। Will it happen that you will get exactly 65 out of 75? क्या ऐसा होता है? No, right? It is possible कि शायद आपके जब actual mark sheet सामने आए, when you get the mark sheet, it is possible कि you will only get 64 out of 75 or you may get 68 out of 75. तो there will be some randomness involved, कुछ randomness तो रहेगी। You cannot go ahead and you cannot predict it 100% correctly. आप उसको एकदम ठीक से predict नहीं कर सकते हो, right? So therefore, because of human behavior कुछ error रहेगा। अगर आपके एक्चुअल में कम मार्क्स आए होंगे तो भी आपने एरर कमिट किया है, और ज्यादा आ जाएंगे तो भी आपने एरर कमिट किया है। सो यू मे एंड अप प्रिडिक्टिंग द एरर। ठीक है, ओके बेटा। Now, we want to also just highlight something which is known as multivariate regression model. But sometimes it is possible कि हम more than one variable को independent variable लें, जैसे rainfall is beta naught plus beta 1, sorry, not rainfall, agriculture productivity is beta naught plus beta 1 rainfall plus beta 2 fertilizers plus beta 3 land size plus UI. तो इट इज पॉसिबल ना कि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, on fertilizer, on land size, right? So you may want to go ahead and take more than one independent variable. जब हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, when we take more than one independent variable, that is called as multivariate regression. उसको क्या बोल देते हैं? Multivariate regression model. This generally is written like this: yi is equal to beta naught plus beta 1 x1i plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus ui. This is called as multivariate regression model. क्या बोल देते हैं इसको? Multivariate regression model. Now we will try to see interpretation beta. टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन हम एक मॉडल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हम ये बोल रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट एज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमने एक मॉडल बनाया, वेट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 हाइट प्लस
एरर टर्म। तो वी नीड टू गो अहेड एंड इंटरप्रेट दिस बेटा। सपोज मैं आपको यहां पर एक मॉडल एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हम यहां पे कुछ वैल्यूज ही ले लेते हैं। वेट इज इक्वल टू 100 प्लस 0.9 हाइट प्लस ईयर, where weight is measured in grams, where weight is measured in grams। ठीक है, और यहां पे भी सपोज हम इसको 10 ले देते हैं, एनीथिंग। अब समझने की कोशिश करो। वी आर सेइंग दैट व्हेन हाइट इज 0, इफ आई पुट हाइट एज 0, मैंने हाइट की जगह पे 0 प्लग इन किया, तो इन दैट केस बेटा माय वेट विल बी 100 यूनिट्स। यहां पे इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन वेट इन ग्राम्स, तो वेट विल बी रिटन इन grams. So we can go ahead and we can say, just 1 minute, that when height is 0, then बेटा ये एवरेज बता रहा था, इट वॉज टेलिंग द कंडीशनल एवरेज, देन ऑन एन एवरेज वेट विल बी 100 यूनिट्स, यूनिट्स हैं ग्राम्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो व्हेन हाइट increases by 1 unit, then on an average weight increases by 10 बेटा यूनिट्स, और यूनिट क्या है वेट का? ग्राम, सो बाय 10 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन एक्सप्लेन 110, राइट। सो वी आर सेइंग दैट व्हेन हाइट इज 0, जब हम हाइट की जगह पे 0 प्लग इन कर रहे हैं, देन द एवरेज वेट विल बी 100 ग्राम्स, एंड व्हेन हाइट विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, जब हमने हाइट को 1 यूनिट से इंक्रीज किया तो वेट विल इंक्रीज बाय 10 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस मॉडल। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ I want to go ahead and I want to distinguish between two things, beta. One is called as population regression function और PRF, एंड दूसरे को हम बोल देते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन और SRF। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा। देखो वापस इसी डेटा पे चलो, ट्राई टू गो बैक ऑन दिस डेटा। सपोज जो फैमिलीज की इनकम 80 थी, देयर वर 5 फैमिलीज, देयर वर 5 फैमिलीज जिनका इनकम 100 था, देयर वर 10 फैमिलीज जिनका इनकम 120 था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट व्हेन वी स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा, जब हमने ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो आई फाउंड आउट कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक एक फैमिली की डेटा कलेक्ट किया जाए, बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली। हर एक फैमिली का, हर इंसान का डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो आई फाउंड आउट दैट सम फैमिलीज वर नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन, कुछ फैमिलीज अपनी इनकम बता ही नहीं रही थी। So it may happen that or not always the population is at disposal, माने हमेशा पूरी पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा बहुत बारी हो सकता है। इट मे हैपन मल्टीपल टाइम्स। तो क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, व्हाट वी डू इज वी वर्क विद द सैंपल। हम कम डेटा के साथ काम करते हैं, वी वर्क विथ स्मॉलर डेटा एंड दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। तो जैसे ऐसा हो गया होगा कि शायद मे बी आउट ऑफ 5 फैमिलीज, यहां पर मेरे को सिर्फ 2 फैमिलीज का डेटा मिला,
Here I got data of only 3 families. यहाँ पे मेरे पास वापस सिर्फ 5 families का data आया out of 10. So I am getting data of only few families. समझ रहे हो? So what I get is called as sample. बाकी सारा टेक्निक सेम है, just that sample कम डेटा के साथ काम कर रहा है. So when we will write the sample regression function, जब हम sample के लिए ये equation लिखते हैं तो it becomes yi is equal to beta naught hat. हम एक hat लगा देते हैं and this hat shows that we are working with the sample. So beta naught hat plus beta 1 hat xi plus ei. Population error term was represented by ui और sample के error term को हमने represent कर दिया by ei, right? So this is called as my sample regression function. इसमें जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट को हमने as usual बोला that this is my deterministic part और ये हो गया हमारा non deterministic part या stochastic component, है ना बेटा. when we were talking about population तो इस पार्ट को हम लिख देते थे e of y given xi, right? When we will talk about sample तो इसी पार्ट को हम लिख देंगे yi hat. What will be this part called बेटा? कंडीशनल मीन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? It will be represented by yi. ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक बारी एक मैपिंग क्रिएट कर देते हैं. दिस इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. बेटा इन पॉपुलेशन इसको हम लिखते हैं yi is equal to e of y given xi plus ui. ui या ऐसा error term, and in sample we will write yi is equal to yi hat plus ei. In population जब हम इस पार्ट को when we open up this part it is written as beta naught plus beta 1 xi plus error term, and in sample when we open up this part तो इसको हम लिख देते हैं yi is equal to beta naught hat plus beta 1 hat xi plus ei. बेटा these beta hats इनको दूसरा तरीका लिखने का होता है, अगर आप इनको स्मॉल अल्फाबेट से लिखो दैट इज ऑल्सो फाइन. बोथ मेथड्स आर करेक्ट. जो हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की लाइन होती है दैट लाइन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू लाइन बेटा. और जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन से लाइन आती है दैट इज कॉल्ड एज द एस्टिमेटेड लाइन. That is called as the estimated line. Let us try to understand this diagrammatically. एक बार इस थोड़ा समझो डायग्राम से. बेटा x y, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे हमारे इनकम ऑफ द फैमिलीज. y is representing the marks obtained by student. अब जब इनकम ऑफ फैमिली 80 थी तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स अलग अलग थे, है ना. देयर वर 5 फैमिलीज पॉपुलेशन में, उसका हमने एक एवरेज निकाला था. सिमिलरली व्हेन इनकम वाज 100 तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ ये थे एंड उसका भी हमने एक एवरेज निकाला. When we joined these average तो हमें मिला था पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. अब सैंपल में क्या प्रॉब्लम आया ना दैट सम ऑफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल. तो मेरे पास ये वाला पॉइंट तो अवेलेबल ही नहीं था, ये भी अवेलेबल नहीं था, ये वाला अवेलेबल नहीं था, ये भी अवेलेबल नहीं था. तो बिकॉज लिमिटेड डेटा वाज अवेलेबल तो हमने उस सैंपल का जब एवरेज निकालने की कोशिश की तो सैंपल का इनके एवरेज यहां आया, इसका एवरेज यहां आया, ऐसा कुछ एक अलग सा एवरेज आ गया सैंपल का. और अब हमने क्या किया, हमने उस सैंपल के एवरेजेस को ज्वाइन करने के लिए कोशिश किया. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जो हमारे लिमिटेड डेटा पॉइंट्स थे
उनका जहां पे भी एवरेज आया, सपोज एवरेज यहां आया, जहां पे भी आया, आई जॉइन दोस एवरेज पॉइंट्स टुगेदर। उनके एवरेज अलग होंगे बिकॉज लेस डेटा इज अवेलेबल। माने इफ आई जस्ट गो बैक टू दिस डेटा, बेटा एक बारी डेटा पे वापस चलो। जैसे फॉर इनकम लेवल 18 ये वाला इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सिर्फ 3 फैमिलीज ने ही अपनी इंफॉर्मेशन दी। तो इन इनकम लेवल 80 का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इट विल बी 70 प्लस 72 प्लस 75 बाय 3 बाय 3, है ना। तो दिस विल बी 7 14 21 and this will be 7 by 3, this will be 72.34। तो हमारा जो पहले एवरेज था, द अर्लियर एवरेज दैट आई वाज गेटिंग, दैट वाज कमिंग आउट एज 74, और जो हमारा अब एवरेज आ रहा है, दैट एवरेज इज कमिंग आउट एज 72.3। तो द एवरेज वैल्यू हैज चेंज्ड। जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है, दैट हैज चेंज्ड बिकॉज आई एम वर्किंग विद अ सैंपल नाउ। So because my average value has now changed, तो what will happen? I will be joining different average values, जो average values अब ये होंगी। So what this will give me will be called as a sample regression line. इसी sample regression line को I can go ahead and I can call as an estimated line. और इस population regression line को I will call as a true line. Right? समझ रहे हो बात को? नाउ बेटा सपोज ये मेरा एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट है, तो अगर मैं उस एक्चुअल मार्क्स का सैंपल से गैप देखूंगी तो वो सैंपल का एरर टर्म है EI, और अगर मैं उसका पॉपुलेशन वाली लाइन से गैप देखूंगी तो वो पॉपुलेशन वाला एरर टर्म है माने UI। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सैंपल का एरर टर्म और पॉपुलेशन का एरर टर्म विल बी द सेम, दे विल बी डिफरेंट because sample regression line and population regression lines are also different. वो दोनों ही अलग होती हैं, they are different. Is this making sense? ये बात समझ में आ रही है? Okay. So now what we can go ahead and do, we can take another example बेटा, एक और example ले लेते हैं। तो you are given this data, price is equal to 40 plus 0.13 size and price represent कर रहा है price of house and size is representing the size of house, right? You need to go ahead and interpret these things. Size of house is given in terms of square feet and price is given in $1,000, and you need to go ahead and you need to interpret this regression equation. आपको ये regression equation को interpret करना है. So how can we interpret this thing beta? So we can say that when size of house is 0, then the average price of house is 40,000. बेटा इसका कोई मतलब है नहीं, साइज 0 तो हो नहीं सकता। दिस इज जस्ट रिग्रेशन का एक इंटरप्रिटेशन है कि व्हेन दिस इज 0 इसका वैल्यू 40 है। इट डज नॉट मीन एनीथिंग इकोनॉमिकली, इसका कुछ इकोनॉमिक सेंस नहीं है बिकॉज साइज कैन नॉट बी 0, कुछ साइज तो रहा होगा, राइट? एंड देन द सेकेंड थिंग इज बेटा दैट व्हेन size of house increases by 1 unit, और हाउस का यूनिट क्या दिया हुआ बेटा? साइज का स्क्वायर फीट। सो बाय 1 स्क्वायर फुट, देन ऑन एन एवरेज द प्राइस ऑफ हाउस इंक्रीजेस बाय, तो बेटा प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.13, और प्राइस किस में मेजर्ड है? $1,000 में। So $0.13,000. It increases by $0.13,000. तो how can I plot this बेटा? कैसे हम दिखा सकते हैं? Very simple. Here I will take size of house. यहाँ हमने ले लिया price of house. जब size 0 है तो price 40 है,
फिर जैसे जैसे साइज विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज, और इसका जो स्लोप है दैट इज 0.13. द स्लोप इज 0.13. अब सपोज दे आस्क यू फाइंड द प्राइस ऑफ हाउस if size is 1600 square feet. अगर हमारा जो साइज ऑफ हाउस है वो 1600 हो जाता है तो फाइंड द प्राइस ऑफ द हाउस. तो साइज की जगह 1600 प्लग इन कर दो, वेरी सिंपल. तो व्हाट विल यू गो अहेड एंड गेट? प्राइस इज इक्वल टू 40 प्लस 0.13. सपोज यहां पे दे आर गिवन 8 ऑल्सो, 0.138 into 1600, and when you will solve this you will get 260.8 thousand dollars. So this will be the price of the house. House का price कितना आ जाएगा बेटा? You will get 260.8 thousand dollars. ये बात समझ में आई? So I hope that this is making sense to you. This is just an overview of regression analysis. This is just telling you कि regression analysis होती क्या है. I haven't started with ordinary least square yet. अभी हमने OLS start नहीं किया है. We are just going ahead and telling basically regression होता क्या है. Now before I go ahead, just one last thing मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगी, which is linearity का मतलब in regression models. तो बेटा whenever we talk about linear regression model, linearity always is in terms of parameters. तो थोड़ा समझ लेते हैं. When I write y is equal to beta naught plus beta 1 x, जब हम ऐसे लिखते हैं प्लस ui, तो ये जो बीटास हैं बेटा, these betas are called as parameters. And ये जो हमारे x's हैं, this x is called as variable. So whenever we talk about linearity, जब भी हम linearity की बात करते हैं, we always talk about linear in parameter. वेरिएबल में नॉन लिनियरिटी को भी लीनियर इन पैरामीटर बोला जाएगा. इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 बाय x प्लस ui, और मैं पूछूं इज दिस लीनियर मॉडल, आप बोलोगे यस, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 लीनियरली आ रहे हैं. But if I ask you y is equal to beta naught plus beta 1 square xi plus ui, is this linear model? No, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में आ रहा है. If I ask you log yi is equal to beta naught plus beta 1 log xi plus ui, क्या ये एक linear model है? Yes, क्योंकि beta naught and beta 1 are coming linearly. But if I ask you yi is equal to log beta naught plus 1 by beta 1 xi plus ui, क्या ये एक लीनियर मॉडल है? नो, बिकॉज यहाँ पे बीटाज आर कमिंग नॉन लीनियरली. सो लीनियरिटी का मतलब हमेशा बीटाज को चेक करना है. बीटाज अगर लीनियरली आ रहे हैं, इफ बीटाज आर कमिंग लीनियरली, देन इट इज अ लीनियर मॉडल. इफ बीटाज आर कमिंग नॉन लीनियरली, इट इज अ नॉन लीनियर मॉडल. एम आई क्लियर विद दिस? Okay beta, so we will stop this session for now and we will continue this session in the next one shot econometric session. Okay.